मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की विक्टिम रही हूँ और इट टुक मी डेकेड्स एक्चुअली टू टॉक अबाउट इट। मारपीट, वो ट्रॉमा एंड मेबी इट्स नॉट वन स्मॉल इंसिडेंट, इट्स अ होल प्रोसेस। हमारे यहाँ जैसा तरीका है ना कि हमारे लड़कों को कुछ सिखाया नहीं जाता है। प्यार क्योंकि बहुत करती है माएँ, है ना, लेकिन वो प्यार लड़कियों के लिए नहीं होता है। हम बोलते तो बहुत है कि हर मर्द ऐसा नहीं होता, हर लड़का ऐसा नहीं होता। लड़कियों को तो शुरू से बताया गया तुम्हें घर छोड़ के जाना है, तुम्हारे माँ बाप जिनसे आप शादी करोगे उनके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप। हर लड़की का सपना नहीं होता ना, मैं एक दिन बड़ी होंगी और मैं किचन संभालूंगी, मैं एक दिन बड़ी होंगी ना झाड़ू पोछा लगाऊंगी, बहुत मजा आ जाएगा। शर्म का जो बहुत बड़ी सी जो टोकरी है ना, वो सिर्फ लड़कियों के सर पे। लव मैरिज करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। डाउरी इज अ थिंग विच वी डू नॉट टॉक अबाउट। कार तो बेटी को मन था, बेटे को दामाद जी को मन था। बेड तो हम उसके कंफर्ट के लिए दे रहे हैं, ज्वेलरी तो हम उसको पहनने के लिए दे रहे हैं। जब आपने दो लोगों ने बच्चे पैदा किए तो क्यों एक ही जिम्मेदारी उठाएगा? Hello guys, today we have a very special guest with us who is a teacher, who is a poet, writer and most important, she is an artist. So let's welcome प्राची चतुर्वेदी। प्राची जी, आपका बेटी और अम्मा के इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए। First of all, thank you so much, Meera, for inviting me on your channel Beti or Amma. I'm very happy that you invited me to talk on very interesting topics on this. So, one thing that I want to tell you कि प्राची जी जो है वो हमें टोरंटो कनाडा से ज्वाइन करती है। तो प्राची जी, जैसे मैंने आपके बारे में भी सुना है कि आप जो है इंडिया से बिलोंग करती है, तो इंडिया से लेके आपका कनाडा तक का सफर कैसा था? जी, अभी एक्चुअली मॉर्निंग के 5:45 हो रहे हैं टोरंटो में। और जैसे कि आपने मुझे मेरे बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिया, मैं प्रोफेशनली क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मैंने 2015 में एक्चुअली इंडिया छोड़ा था फर्स्ट टाइम, एंड देन आई मूव टू यूएस। और अभी 2021 में मैं यहाँ पे कनाडा आई हूँ। सो कुछ साल हो गए यहाँ पे। ओके, तो इसके पीछे क्या वजह थी आप इंडिया से जो है यूएस आई देन कनाडा? ओके, मेरा यूएस जाने का रीज़न एक यही था कि मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई थी। जो यूजुअली मोस्टली अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप सिंगल है तो आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से जाते हैं। मेरे लिए था, मेरे हस्बैंड की जॉब अपॉर्चुनिटी थी, सो आई मूव्ड विद हिम। इसमें कोई नया कुछ नहीं था, दैट्स ऑल। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जैसे आप इंडिया में आई गेस लखनऊ से बिलोंग करती है, तो लखनऊ में और कनाडा में आपको कितना डिफरेंस लगता है कि लखनऊ में जो है लखनवी तहजीब वगैरह आती है, देन टोरंटो में जाके सब कुछ चेंज हो गया? बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। लखनऊ क्या इंडिया और अगर कनाडा में भी बोले तो डिफरेंस पॉपुलेशन में इंडियंस बहुत मिलेंगे आपको, पर हम अगर लखनऊ की तहजीब की बात करते हैं, वो तो आई एक्चुअली गॉट अ कल्चरल शॉक हियर। मैं आज भी अपने आप को थोड़ा सा बैकवर्ड कंसिडर कर सकती हूँ, या ये कह सकती हूँ बैकवर्ड नहीं, ओल्ड स्कूल कंसिडर कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेस्ट थिंग है कि यहाँ पे फ्रीडम है, बट फ्रीडम के नाम पे बहुत और भी चीज़ें होती हैं जो कि मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग सकती हैं। लाइफस्टाइल को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोग यहाँ पार्टी करते हैं, वो सारी चीज़ों को मैं नहीं कह रही हूँ। लखनऊ में तो वो भी नहीं है, और कमिंग फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली मैंने वो सब भी कभी नहीं किया। चाहे मैंने ट्रैवल किया और तभी भी ऐसा कभी नहीं किया। इनफैक्ट यूएस में भी, यूएस और कनाडा में भी बहुत डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, अगर मैं कंपेयर करूँ चाहे यूएस से और चाहे इंडिया से, कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो मैंने कहीं नहीं देखा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो पहनना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, आपके राइट्स है यहाँ पे हर एक पर्सन के लिए, हर एक कम्युनिटी के लिए। दैट इज द बेस्ट थिंग हियर एंड आई रियली लाइक इट।
Nobody is judged on what you're wearing, what you're drinking, what you're eating, what your sexual orientation is, what your race is, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी कंट्री से है, आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है, इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट यस, आप जो भी प्रोफेशन में आप उसको काम अच्छे से कर लो, वो ज्यादा जरूरी है यहाँ पे. सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो जैसे आपने बताया ना कि आप यूएस में भी रह चुके हैं, देन अभी आप जो है कनाडा में रहती है, तो आपको इन दो कंट्रीज में क्या डिफरेंस लगता है कि यूएस ज्यादा बेटर है या यूएस का जो कल्चर है वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करा, या फिर ऐसा कुछ डिफरेंस? सबसे पहली बात, अगर मैं एज एन इंडियन अपने बारे में बात करूं, हम जब इंडिया से आते हैं ना, लोगों को बहुत वो रहता है बाहर जाने पे कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, पैसे हैं, घूमना फिरना है, बहुत अच्छा है. हम अगर अपने बैकयार्ड में भी फोटो खिंचाएंगे तो लगता है बहुत फैंसी सी जगह है. पर हर जगह के प्लसेस और माइनसेस होते हैं. अगर अभी आपने जैसे क्वेश्चन पूछा था, आप मेरी जर्नी यूएस से इंडिया से यूएस तक का एक डिफरेंस की बात करें, उसमें मैंने एक मेजर बात नहीं बोली थी, जिस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जब आप इंडिया से बाहर निकलते हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, वो मैंने मेंशन नहीं किया था. मुझे लगा था अभी मैं आगे फिर बोलती हूँ, फिर मैं रुक गई उसी में कि बिगिनिंग ही बहुत वैसी ना हो जाए मेरी. लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी है. इंडिया से आप बाहर निकले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेनी अदर कंट्रीज जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है. मैंने ट्रैवल कई कंट्रीज में किया है और हर कंट्री में मैंने एक चीज पाई है, विमेन आर सिक्योर्ड. यहाँ पे भी इनफैक्ट अभी क्राइम रेट बढ़ने लगा है, कुछ चीजों में चोरी वगैरह होने लगी है, थेफ्ट, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है. बट विमेन आर ऑलवेज सेफ. और स्टिल केसेस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, बट डे टू डे लाइफ में जो आप स्ट्रगल देखते हो ना, कि ओके फाइन, वहां 4 लड़के खड़े तो नहीं जाना है, या जाना है तो थोड़ा ध्यान से जाना है, या ऐसा पहना तो ये ध्यान रखना है. नो, आप किसी भी वेदर में, कितनी ही क्राउड में आप कुछ भी पहन के चले जाओ और कुछ नहीं भी पहन के चले जाओ, nobody is going to do anything for you. और अगर कुछ हो भी गया, पुलिस इज जस्ट अ कॉल अवे. ये सबसे बड़ा फैक्टर है. और शायद यही रीजन है कि लोग जब इंडिया से बाहर जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आना चाहते. जो लोग वापस आना चाहते हैं, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है, जो वापस जाना चाहते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स का फैक्टर होता है कि अच्छा, मेरे पेरेंट्स मेरे बुजुर्ग हैं और उनके लिए जाना है. और जब आप बाहर भी आते हैं, जब इंडिया छोड़ते हैं, तो लोग जॉब के लिए छोड़ते हैं कि बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली है, सेविंग्स अच्छी कर पाएंगे. यूएस और कनाडा में डिफरेंस ये है कि यूएस में आप सेविंग ज्यादा कर सकते हैं, कनाडा में महंगा बहुत ज्यादा है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव, अभी होता ही जा रहा है. हाउसिंग तो और भी एक्सपेंसिव है. सो पूरी लाइफ लॉन्ग आपको स्लॉग करना पड़ता है. लेकिन आज भी मुझसे हमेशा ही लोग एक्चुअली ये यहाँ पे भी बोलते हैं, तुम यूएस से आए हो, कनाडा कैसा लगता है? क्योंकि कनाडा में रहने वालों को लगता है यूएस जाना ज्यादा अच्छा है. आप जहाँ रहते हो ना, वहां पे आपको कोई खुश नहीं रहता. लेकिन तीनों जगहों को देखते हुए और वहां रहते हुए मैंने ये चीज फील करी है कि एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है ना, जब आपको नहीं मिलती है तब आपको उसकी वैल्यू ज्यादा समझ में आती है. फॉर एग्जाम्पल, किसी घर में एक लड़का और लड़की है, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिला हो तो कोई शिकायत ही नहीं होगी. लेकिन जब आपको मिला ही नहीं है, तो जहां मिलेगा आपके लिए उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. सो यूएस में रेसिज्म मैंने फील किया है. मैं ऐसा नहीं कि ऑफिस जाती थी वहां पे, बट मैंने बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेटली लोगों से ये बात सुनी है कि रेसिज्म है. इवन इंडियंस भी आपस में बहुत रेसिस्ट हैं, बहुत ज्यादा. और शायद मुझे लगता है इंडियंस सबसे ज्यादा रेसिस्ट है. हर जगह हम अपने ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. अगर कल्चरल वाइज, रीजनल वाइज, सिटी वाइज, स्टेट वाइज जैसा उनको समझ में आता है, वो अपने आप एक ग्रुप में बांट लेते हैं. जैसे मूवीज में देखते हैं ना, यूएस में दिखाया है, सब बहुत मस्त है, फ्री है, लोग पार्टी कर रहे, कुछ भी पहना है. इट्स नॉट एवरीवेयर. यूएस बहुत बड़ा है, हर शहर में ऐसा नहीं होता है. आई वाज इन सिएटल, इट्स अ हब, आईटी हब, बट स्टिल पीपल आर नॉट दैट ओपन. इतने भी नहीं है कि
जैसा टीवी में हम देख रहे हैं। न्यूयॉर्क वगैरह में, मैनहट्टन में ऐसी जगह आपको मिलेगा देखने को, बट कनाडा में एवरीवेयर आप कहीं पे भी कुछ भी पहन लो, नोबडी इज गोइंग टू जज यू। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैंने यहाँ पे आके जाना कि हाउ फ्रीली गे कपल्स मूव अराउंड, कोई क्रॉस ड्रेसिंग करता है। मैंने इतना कॉमनली देख लिया है पहले 1-2 सालों में कि मैं जो 6 साल मैंने यूएस में बिताए उसमें कभी नहीं देखा होगा। सो दैट मीन्स अगर आप में वो करेज है कि ओके, एक लड़के को स्कर्ट पहन के जाने का मन है या वो पहनना पसंद करता है तो वो पहन लेगा। यस, कुछ जगह ऐसी है कि वो शायद ना भी पहने, बट यहाँ पहनते हैं लोग, और कोई भी उनको ऐसे घूम घूम के नहीं देखता है। जैसे इंडिया में तो आपने ना सूट भी पहना होगा ना तो भी आपको घूम के 4 लड़के देख लेंगे। वहां तो ना लड़के दिखते हैं ना लड़कियां देखती हैं। मे बी वो अप्रिशिएट ही कर दें आपको आपकी करेज के लिए, और दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसे आमतौर पे होता है टीवी में दिखाया जाता है कि जो फॉरेनर्स होते हैं या गोरे लोग होते हैं वो जो है थोड़ा फैमिली से या अपनी जो है जिस सिबलिंग्स वगैरह इनसे थोड़ा कट के रहते हैं, मतलब इंडिविजुअल उनको रहना होता है, अपनी फैमिली के प्रति उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, जैसे जनरली फिल्मों में दिखाया जाता है। तो इज इट ट्रू कि ऐसा है वहां पे? देयर इज अ डिफरेंस, यस डिफरेंस, लेकिन हमारा नजरिया क्या है किसी चीज को देखने का वो उस पर होता है। हम जिस देश से आए ना, हमारे यहाँ माए 5 साल के बच्चे को भी बाबू बुलाती हैं, और वो 25 साल का भी हो जाएगा तभी भी वो बाबू रहता है, और 50 का भी हो जाएगा तभी भी वो बाबू जो हो जाता है। और वो प्यार है उनका, ठीक है, लाइक ऐसे प्यार। कोई भी चीज अब जरूरत से ज्यादा होती है तो कभी कभी वो नेगेटिव फॉर्म में भी आती है, और हमें हमेशा दूसरों से हम जब कंपेयर करते हैं उसमें हम या कुछ कम देखते हैं कुछ ज्यादा देखते हैं। प्यार हमारे यहाँ जैसे तरीका है ना कि हमारे लड़कों को कुछ सिखाया नहीं जाता है। प्यार क्योंकि बहुत करती है माए, है ना, लेकिन वो प्यार लड़कियों के लिए नहीं होता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ 1 साल तक आप लड़कियों को कुछ नहीं काम सिखाएंगे, बट जहां वो टीनेज में स्टेप इन करती हैं चाय बनाने का काम शुरू हो जाता है। एटलीस्ट चाय बनाना तो आना ही चाहिए। फिर धीमे 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 करते करते खाना, रोटी, और अगर खाना कुकिंग स्किल्स की ना भी बात करें, कैसे फैमिली को ध्यान रखना है, उनको कैसे सर्व करना है खाना, घर के छोटे मोटे काम आप सिखाते रहते हैं। लड़कों को कौन सिखाता है हमारे यहाँ? हॉस्टल में आप जाते हैं तो वो जाके वो कुछ सीख पाते हैं, और या तो वो टिफिन सिस्टम बनवा लेते, वो करवा लेते हैं। हम जैसे बात करते हैं, मूवीज में दिखाया जाता है कि फॉरेन कंट्रीज में फिरंगी अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, वो बच्चे खाना खाएं ना खाएं में फर्क नहीं पड़ता। पर क्या ये जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंस देने के लिए या इंडिपेंडेंट बच्चों को बनाने के लिए कि लेट देम डू व्हाट दे वांट टू? और हाँ, अगर वो भूख लगेगी तो वो खाएंगे, यस वो सफर भी करेंगे, यस उनको काम नहीं आएगा, कपड़े आयरन नहीं करने आते, वो जलाएंगे, पर वो जलाएंगे तो एक दिन सीखेंगे भी। यहाँ पे हमारे यहाँ अच्छा, कुछ चीजों में अच्छा ये कह सकते हैं कि ठीक है, बच्चों को पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिलता है, चाहे वो नौकरी कर पाता हो नहीं कर पाता है, सफर अपनी लाइफ में कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है कि नहीं, कोई इश्यूज हो गए थे माँ बाप संभाल लेते हैं। लेकिन ये संभालने का जो सिलसिला है कभी खत्म नहीं होता, और इसीलिए हम जो उंगली पकड़ के माँ बाप की चलते हैं ना, वो कभी उससे बाहर नहीं निकल पाते। और न जाने कितने लोग इंडिया से जो आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लोगों को इतना सिंगल लोगों को स्ट्रगल करते देखा है, एंड दे आर ऑल इंडियंस, कुछ भी उनकी। और उसके बाद आपको पता है सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस की जो मैंने बात करी थी, यहाँ लोग ऐसा लगता है फट गए हैं इंडिपेंडेंस के नाम पे। लाइक दे वर सो फ्रस्ट्रेटेड कि अब तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ये हालत है। इसी से पता चलता है, आप अगर आपको आपके घर में एकदम मना किया गया है ना कि अच्छा सुनो, लड़के से बात नहीं करना, इस संस्कारों की बात भी मैं नहीं करी, लेकिन अगर आपको फोर्स किया जाए आप ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, आपको जहां मौका मिलेगा और आप देखोगे सारी दुनिया आपके इर्द गिर्द जो कर रही है, बहुत लोग उसमें उस ट्रैप में गिरते हैं, और बहुत गिरते हैं, और वो सारे काम करते हैं जो फ्रीडम के नाम पर उनको समझ में आता है, सही और गलत। तो यहाँ पे
ऐसा नहीं कि लोग अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मैंने बच्चों को, माओ को ऐसे ड्रॉप करते देखा है। इनफैक्ट मैं कल ही बात करती किसी से कि बिल्कुल लोडेड विद लव होता है उनका फेयरवेल, कि बच्चों को दरवाजे पे भी छोड़ते हैं तो इतना प्यार करते हैं, हर चीज में पैम्पर करते हैं, केयर करते हैं। बट एट द सेम टाइम हमेशा स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे वो बच्चों को। उनके बच्चे अगर उल्टी शर्ट भी पहन लेते हैं, सम पेरेंट्स फिक्स इट, सम पेरेंट्स डोंट। सो दे लर्न इन देयर ओन वे कि उन्हें कैसे अपना काम इंडिपेंडेंटली करना है, एंड वो उनके लाइफ में आगे जाके हेल्पफुल भी होता है। वो 18 ईयर्स के बाद अगर अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं या अपने बच्चे अपना नौकरी भी करते हैं, अपनी पढ़ाई भी पूरी करते हैं, हाँ डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो शायद अपना बेस्ट ना भी दे पाते हो, पर देने वाले दे लेते हैं। बट ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, उनका प्यार करने का तरीका अलग है, जो कि शायद टॉक्सिक भी नहीं है, मैं कहूँगी। जैसे आपने बताया ना आप टीचर हैं, तो कौन से स्कूल में पढ़ाती हैं? मैं फिलहाल तो मॉन्टेसरी स्कूल में हूँ। मेरा अभी लाइसेंस का प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि हर कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं व्हेन यू आर इंटरनेशनली एजुकेटेड। सो यू हैव टू गो थ्रू सम प्रोसीजर कि आपको लाइसेंस मिला है, एंड देन यू आर एलिजिबल टू वर्क इन, नॉट वर्क बट आपको स्पेसिफिक प्रोफाइल में जाने के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है। ओके, तो कभी आपका ऐसा मन नहीं करता कि इंडिया वापस आना है? मतलब होता है मोस्टली, मैंने देखा है टीवी वगैरह में या मूवीज में कि क्या बोलते, एक बार बाहर चले जाते फिर उसके बाद मन करता है कि यार अपने देश जाना था, यहाँ से बेटर था हमारा देश। मैं एक चीज में फील करती हूँ, पहला तो लड़कियों को जब बताया जाता है ना कि ये भी ना एक प्रोपेगेंडा है काइंड ऑफ। आदमियों के लिए कहना बहुत आसान है कि हमें अपने माँ बाप का ख्याल रखने जाना है, और लड़कियों को तो शुरू से बताया गया तुम्हें घर छोड़ के जाना है, तुम्हारे माँ बाप जिनसे आप शादी करोगे उनके माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं। सो क्या ये अनसेटल्ड होना माँ बाप की देन नहीं होती है, समाज की नहीं होती है, हमारा उन्हीं की होती है। और फिर ऑल ऑफ अ सडन हमसे कह दिया जाता है तुम्हें अपना देश याद नहीं आता। क्या आता है, बहुत सारी चीजों में आता है। बट जैसे आपको 2-4 चीजों में सब कुछ नहीं मिल सकता ना इस दुनिया में, मतलब अगर आपकी कुछ डिजायर्स हैं, आपको लाइफ में ये चीजें मिल जाए तो आप उसमें से सब कुछ नहीं पा सकते, पर आपको जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन है आपका, आपको वो चाहिए ही चाहिए, या आप उसके लिए कुछ मेहनत करना चाहते हो तो आप वो पिक करते हो। और मेरे लिए बहुत बार होता है माँ बाप का ऐसा नहीं कि मन नहीं होता, ख्याल नहीं आता, पर क्या शादी में नहीं होता था कि मुझे अपने माँ बाप से मिलना है। बट मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग भी रही है, तो वो एक अलग फैक्टर है। बट ये मन मानना तो लड़कियों ने बचपन से ही सीख लिया होता है, और जहाँ पे है उसको एडजस्ट करना आना भी चाहिए कि आपको जो जहाँ है, जो आपको जो आपकी कर्म भूमि है कहते हैं, उससे भी प्यार होना चाहिए। सो आई डू लाइक कनाडा, उसमें कोई दो राय नहीं है, भले महंगा है। बट मुझे एक चीज की मैं बात बोलूंगी, मेरे 2 बेटे हैं, अगर तो बेटी होती, मैं आजकल जो इंडिया में जो चल रहा है ना, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और एवरीडे बेसिस पे मैं एक रेप केस सुनती हूँ। बीइंग अ गर्ल आई कंप्लीटली से कि कैसे आप बोलोगे कि आप अनसेफ जगह पे जाना आपको अच्छा लगेगा। हाँ, आप घूमने के लिए जाना पसंद करते हो। आप जो लोग इंडिया में रहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मम्मी पापा, मेरा देश, मेरी मिट्टी, यस फील होता है। बट उनको भी गिवन अ चॉइस अगर दिया जाए तो पहला तो वो आए ही क्यों है, आते ही कुछ अपॉर्चुनिटी सोच के जो उनको अपने देश में नहीं मिल रही है, और उसके बाद लोग सालों साल तब तक रहते हैं जब तक उनको यूएस भगा के नहीं भेजता है ना, जब तक आपके वीजा इश्यूज नहीं आते, लोग जाना नहीं पसंद करते। क्यों? आपने कुछ अच्छा, आपने एक जूता पहना है बहुत चुस्त टाइट, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। वंस यू वेयर अ नाइस न्यू कंफर्टेबल शू, यू विल नॉट ट्राई टू फिट इन योर लेग या फुट इनटू द ओल्ड वन। उसी तरह अगर आपको कुछ बेहतर मिलता है ना, सांस लेने को आपको ताजी हवा मिलती है, आपको रोज उन चीजों से नहीं फेस करना पड़ता कि अरे आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और पीछे से आप पे किसी ने ऐसे टैप कर दिया, कोई आपको स्टेयर नहीं कर रहा है कि आपका क्लीवेज आपका दिख रहा है, तो आपको कोई घूरे जा रहा है और घूरे जा रहा है, कोई कमेंट कर रहा है। और इंडिया में तो यू नेवर नो, कोई आपको कुछ और भी करके चला जाए, आप लड़कियां उठ जाती हैं दिनों दिन में। और ये न्यूज चैनल तक की बात नहीं है, ये एक्चुअल में होता है। सो
अगर मैं ये यहाँ से दूर बैठे बैठे सोचो, इंटरनेशनली हम फेमस तो हो रहे हैं कई चीजों में, बट डिफेम कितना हो रहे हैं। अगर टूरिज्म ना हो तो किन चीजों की वजह से कोई बाहर का इंसान इंडिया जाना पसंद करेगा? इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, इतना कुछ है टूरिज्म के नाम पे, बट इतना अनसेफ है। आपने कुछ साल पहले एक साल पहले की बात है, आई थिंक एक बाइक राइडर थी जो कि वर्ल्ड में उसने कई जगह ट्रैवल किया एंड शी वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड बाय सम पीपल एंड शी वाज विद हर हस्बैंड एंड इमेजिन व्हाट शी वाज वेयरिंग, शी वाज ऑन अ बाइक, वो कैंप में रहती थी। वो नाइटमेयर हो गया उस लड़की का, और मैंने उसको कुछ दिन तक देखा भी है, न्यूज में भी आया, एंड फाइनली शी हैड टू एक्सेप्ट दैट शी हैज टू मूव ऑन बिकॉज उसकी लाइफ है, वो बाइकर है, वो कंपनीज के लिए काम करती है। दैट्स हाउ पीपल एक्सपीरियंस कि हम जब आते हैं हमारे साथ ये होता है। छोटी छोटी बातों की तो हम बात ही नहीं करें, किसी का रेप हो जाए, इमेजिन करिए वो मारपीट, वो ट्रॉमा, एंड रेप इज नॉट वन स्मॉल incident, it's a whole process which comes to one word, rape or abuse or molestation, आप जिसको उसका जो नाम दे दो। It's a whole process which is very traumatic, आप भूल नहीं पाते सालों साल, you have to live with it। So मेरी बेटियां होती तो मैं शायद मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, मैं सबके लिए नहीं बोलती, मुझे बहुत डर लगता है सच बताऊं तो। और मेरे 2 बेटे हैं, बेटे भी कोई कम सफर नहीं करते, लड़के भी कम सफर नहीं करते, बट लड़कियों के लिए ज्यादा मुझे लगता है, और मैं तो फिलहाल लड़की ही हूँ, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि हमारे यहाँ क्योंकि एज नो बार वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे पढ़ाई के लिए ना एज नो बार, कभी भी पढ़ लो। आपके साथ कोई अब्यूज होना है ना, उसका भी एज नो बार है। 2 महीने भी हो सकते हैं, आप कभी भी अब्यूज हो जाओगे। 2 साल के हो, 20 साल के हो, 25, 65, कोई भी एज उठा लो आप, आपकी किस्मत है इफ यू आर नॉट अब्यूज्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। सो आई डोंट फील लाइक सेटलिंग इन इंडिया। यस, आई वुड प्रेफर कि मैं आती जाती रहूं, मैं जो अच्छा कर सकती हूँ अपने जो लोग इंडिया में हैं उनके लिए, मैं यहाँ से चैरिटी भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लोगों के लिए करती नहीं हूँ। आई डू फॉलो अ पेज जहाँ पे जो सर्वाइवर्स हैं किसी भी चीज में और डिजीज को लेकर है, कुछ उनको फाइनेंसेस की जरूरत है, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत पैसे कमाती हूँ, बट मैं आई डू लाइक टू हेल्प पीपल, मैं अपने हिसाब से करती हूँ, बट मेरे लिए भी मेरी और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। सर जैसे आपने बोला ना, इंडिया मतलब लाइक सेफ्टी पर्पज से तो बहुत ज्यादा आपको, मतलब एक्चुअली मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, बट आई नेवर फेस लाइक समथिंग कि मोलेस्टेशन या थोड़ा सा कि कुछ ऐसे मैंने कभी फेस नहीं करा है। इवन हाँ, केसेस आपको रोज सुनने को लगभग मिल ही जाते हैं, लगभग ऑलमोस्ट कई बार तो ऐसा होता है केसेस जो है रजिस्टर्ड भी नहीं हुए हैं, बट कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हो जाता है ना कई बार कि कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, इवन अब तो इंडिया में एजुकेशन काफी अच्छी हो चुकी है, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया को मतलब उसका नाम खराब कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपको क्या लगता है कि उन लोगों की माइंडसेट कैसा है? क्या उनको जो ये एजुकेशन इसके पीछे मेन फैक्टर है, या फिर कुछ और चीज है जो इंस्टिंक्ट आती है दिमाग में एंड देन समथिंग कुछ ऐसा हो जाता है? पहला तो हम बहुत ज्यादा इंडिया में संस्कारों की बात करते हैं। संस्कार ना किताबों में रह गए हैं ऑनेस्टली। आप सीरियल उठा के देख लीजिए, कोई धार्मिक उठा के देख लीजिए, संस्कार वहां तक है। लोग फॉलो करने की बात आती है जब ना, तो हर घर की कहानी, जैसे आपने बताया आपने कुछ ऐसा फेस नहीं किया, लाइक आई ऑलरेडी सेड कि आप लकी हैं अगर आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जिनके साथ हुआ है ना, आप उनके ट्रॉमा को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतने साल उसमें गुजर जाते हैं ना कि आपको अपने और खुद के लिए और अपनों के लिए इतना टेंशन रहता है हमेशा। आप यही रीजन है कि हमारे यहाँ माँ बाप जो है बच्चों को, लड़कियों को इतने टाइम से बाहर मत जाओ, ये वाले हम आज भी फेस करते हैं, इवन बड़े शहरों में भी, कितनी देर तक बाहर मत रहना, एक टाइम का लिमिट आएगा, ये मत पहन के जाओ। वो क्यों आता है? हम क्यों बोलते हैं वहां पे अच्छे लोग नहीं है, उस बार में मत चले जाना, उस पार्टी में मत चले जाना, क्यों बोलते हैं? हमें किससे? 2 ही तो जेंडर हम काउंट कर रहे हैं ना, तीसरे के तो हम गिनते ही नहीं है हमारे यहाँ। तो
अगर आप एक जेंडर को बोल रहे हो कि तुम सेफ नहीं हो, तो किससे सेफ नहीं हो? ऑफ कोर्स हम कुत्ते बिल्लियों की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे जेंडर की बात कर रहे हैं। तो हिडन वर्ड्स में आपने खुद ही कह दिया है कि यू आर नॉट सेफ फ्रॉम द अदर जेंडर, एंड दिस इज द रीजन पेरेंट्स आस्क देयर डॉटर्स टू स्टे इनसाइड। घर जल्दी आ जाए, टाइम पे आ जाए, ऐसे प्रोफेशन मत पिक करें जहाँ मर्द बहुत ज्यादा रहते हैं। हम बोलते तो बहुत है कि हर मर्द ऐसा नहीं होता, हर लड़का ऐसा नहीं होता, बट होते तो लड़के ही हैं। अब आप ऐसी जगह जाते हैं ना जहां पे बहुत कीड़े हैं, बहुत आपको वास मिलेंगे, जो आपको मालूम है मधुमक्खी आपको काट लेगी, राइट? पर क्या हर मधुमक्खी आपको काटने आएगी? नहीं, राइट? आप एक सिनेरियो समझिए, एक मधुमक्खी उड़ रही है, आपको वो आपके बज़ भी कर रही होगी ना, आपको डर लगेगा कहीं बैठ के काट ना ले। तो जब आपको पता है कि हर मधुमक्खी काटने नहीं वाली, पर एक मधुमक्खी भी बज़ करती हुई दिखती है और आपके पास भी आती है, आपको डर लगता है। तो आदमी भी क्या वैसे नहीं है कि आपको 4 लड़के छेड़ के गए लाइफ में? वैसे तो मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ कि कोई इंसान बचा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे उसको ईव टीजिंग की फेस की हो, चाहे उसने कॉमेंटी फेस किया, पर किया होता है। तो उसी तरह जैसे एक मधुमक्खी के काटने से आपको सारों के लिए डर लगता है ना, कि आप ये पिन पॉइंट नहीं करते हो वो वाली काटेगी, वो नहीं काटेगी। उसी तरह आपको ये नहीं, आप वेट नहीं करते हो कि ये लड़का छेड़ सकता है, वो नहीं छेड़ेगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मेन। दे गेट इट और दे डोंट गेट इट, दैट्स व्हाट आई फील। द मोमेंट दे गेट द अपॉर्चुनिटी, वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। मैंने देखा है लोगों को, और मैं बिना एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ, हर लड़का नहीं करता। आपके अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है इसको लेके। फ्रस्ट्रेशन की बात नहीं है, ये सच है। फ्रस्ट्रेशन है मुझे, क्योंकि यस मैंने भी सफर किया है, मैंने बचपन से किया है। तो आप कुछ बता सकते हैं? आई मीन लाइक किसी को अगर जानना हो या उससे बचना हो, तो कोई अपना एक्सपीरियंस या आसपास का कोई एक्सपीरियंस जो आपने कभी सफर करा होगा, that deeply hits you, कि हाँ कहीं ना कहीं रह गया अब तक दिमाग में। पहला तो लाइक आई सेड एज नो बार, मैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की विक्टिम रही हूँ, और इट टुक मी डेकेड्स एक्चुअली टू टॉक अबाउट इट। और उसका ट्रॉमा पता है कैसा होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मेरा एक इंसिडेंट मेरे बर्थडे पार्टी का हुआ था। ये मैंने कभी नहीं बोला, मैं आज पहली बार बोल रही हूँ, वो भी किसी और को, वो भी स्क्रीन पे। बट उसको, इस चीज को समझना कि कभी आपके साथ कोई चीज पार्टी में हुई है, आपको पार्टी से डर लगने लगता है, आपको वो फ्लैशबैक्स होते हैं कई बार। और ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर आप ट्रॉमा में रहते हो, हर बार डर लगेगा नहीं, पर आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। आपको बच्चों के लिए डर लगता है। जैसे मैं टीचिंग में हूँ, I love this profession because I have that deep, intense emotion कि मुझे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। Why I do say that? बच्चे ऐसे होते हैं ना, vulnerable होते हैं। आप बच्चों को बोल दो तुम्हें 2 डंडे मारेंगे, अंदर बैठ जाओ, वो बच्चे डर जाते हैं। आप माँ बाप कितना बोलते हैं कि बाथरूम में बंद कर देंगे तुम्हें, या एक आप ऊंची आवाज में भी बोल दो ना, बच्चे सहम जाते हैं। अब इमेजिन करिए किसी बच्चे ने कुछ बहुत मेजर कुछ फेस किया हो लाइफ में, वो तो या तो बहुत परेशान हो जाता है या ओवरकम करना उसे सीख जाता है कि कैसे उसे ओवरकम करना है अपने तरीकों से, धीमे धीमे उसमें जीते जीते कि ओके हो गया। बट आप बड़े होकर आपके पास टर्म्स होते हैं, आप पढ़े लिखे हो, आप टर्म्स, आप वैसे तो बड़े होकर भी आपको ये बताना, जैसे हमारे यहाँ तो शर्म का जो बहुत बड़ी सी जो टोकरी है ना, वो सिर्फ लड़कियों के सर पे है। हम सेक्स की बात नहीं कर सकते, हम लिव इन को बोल दे तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। हर चीज टैबू है बहुत, जो कि लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से आता है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ बायोलॉजिकल नीड्स भी आती हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट इट वी आर कंसिडर्ड बैड। बहुत फॉरवर्ड है, आप बहुत ज्यादा मॉडर्न है, सो कॉल्ड, ऐसे आपको बोल दिया जाता है कि बहुत तेज है। और ये टैबू, ये दिस लीड्स टू मेन आपने मुझसे कहा मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज की डेट में मेरे सामने कोई देख के भी खड़ा होगा,
मैं उसके ओर पलट के ना देखने में इंटरेस्ट आएगा, और ना ऐसा कोई है ही नहीं कि मुझे कुछ देखना है। ओके बीच में, लेकिन हमारे अभी लड़कों को छोड़ दो, बीच पे आंखें नहीं थमेंगी उनको देखते हैं, बीच पे लड़कियों को बिकनी में देखने में। उनको तो फ्रस्ट्रेशन तो उनके अंदर है, वो दबा हुआ है कि जहां लड़की का क्लीवेज दिखा तो उनको क्या फीलिंग आती है, क्यों ऐसा है? इट्स जस्ट अ बॉडी पार्ट। आपने मूवीज में देख लिया, अपने सामने भी देख लिया, इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है कि उनको किसी के साथ कुछ करना ही करना है। इफ यू आर मैरिड, गो, यू हैव योर पार्टनर, इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, गो एंड टॉक टू देम, इट शुड बी कंसेंटफुली डन। तो फ्रस्ट्रेशन उसको कहते हैं कि जब आपको मौका मिला और आपने कर डाला। सो एंगर है मेरा, आई वुड से, उन लोगों के लिए जो कंट्रोल नहीं करते और दूसरों को परेशान करते हैं और दूसरों को ट्रॉमेटाइज कर देते हैं, एंड स्टिल दे डोंट से कि उनने और कुछ गलत किया। वो लड़की देर से गई है, उसमें फटाफट से गलतियां निकाल देंगे, और सब निकालते हैं, पूरा समाज ही निकालने लगता है। वो लड़की ने कुछ पिया होगा, उसको तो पीना ही नहीं चाहिए था, भाई क्यों पी रही है? भाई अल्कोहल सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं खराब है, दोनों के लिए ही खराब है। कोई चीज खराब है तो दोनों के लिए खराब है, और किसी को वो अच्छा लगता है तो दूसरे को भी अच्छा लग सकता है ना। आपको फन के लिए पीना है तो दूसरा क्या फन नहीं कर सकता? लड़के पार्टी करने जा सकते तो लड़कियां नहीं जा सकती क्या? मैंने नहीं किया, बट स्टिल आई वुड से कि एवरीबडी हैज इक्वल राइट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक साइन बोर्ड लगा दिया दैट वेलकम, जो करना है करके चले जाओ। तो बचपन से लेकर आपने कुछ चीजें देखी है, उसी का रिजल्ट है कि मैं ये रिपल्शन मेरे अंदर आता है। आई डू नॉट से एवरीबडी, ऑल द मेन आर लाइक दैट, बट यू नेवर नो हु इज लाइक दैट। तो पूरी लाइफ आप ऐसे, आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं टू बी वेरी स्ट्रांग कि वो कैसा इंसान है। बहुत अच्छे आदमी भी मैंने देखे, बहुत अच्छे भी, बहुत बुरे भी मैंने देखे, बट आप कब आपको एक्सीडेंटली आप उन बैड और सिचुएशंस में फंस जाएंगे आपको पता ही नहीं होता। इसलिए शायद यही वजह रहती कि सारा समाज में समझाने में तुला है कि तुम सेफ नहीं हो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कभी नहीं भूलना चाहिए। आप किससे सेफ नहीं है वो उन्हें पता है, वो क्यों बोल रहे हैं। तो अपने लड़कों को भी कुछ सिखाना चाहिए। सिर्फ लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये वाला क्यों? आपको किससे बचाना है तो जिससे बचाना है उसको भी कुछ सिखाओ, उसको भी 2-4 डंडे मारो बचपन में, अगर वो कभी किसी लड़की की सीटी बजा के यूं ही चला आया है। उसको सीटी बजाना बुरा नहीं है, बट वो क्या इंटेंशन है तुम्हारा? क्यों तुम्हें एक लड़की बहुत सेक्सी लग रही है और यही बात तुम अभी तुम्हारी बहन कुछ पहन के निकल जाएगी तो तुम उसे टोकने लगोगे? क्यों ऐसा है? ये जो अंतर है कि तुम ना ढंग से रहा करो, मेरे दोस्तों के सामने आना तो ढंग से आना। क्यों ढंग से आना? क्या है वो ढंग? और ये ढंग लड़कियों के लिए ही क्यों बना हुआ है? तो जब तक ये डिफरेंस नहीं जाएगा ना कि आप लड़कों को अलग ट्रीटमेंट देते, लड़कियों को अलग ट्रीटमेंट मिलना चाहिए अलग, लेकिन हर चीज के लिए नहीं कि आप इतना बड़ा डिस्पैरिटी रख दो कि लड़के तो बिल्कुल स्ट्रांग वाले ही काम करेंगे, सिलेंडर उठाना है तो एक लड़का ही उठाएगा। आप उनको बता देते हैं बचपन से कि मर्द जो है ना वो सॉलिड काम करते हैं और लड़कियां तैयार होना, मेकअप करना, उनको डॉल से खिलाना। क्यों? लेट देम चूज व्हाट दे वांट टू प्ले विद। हो सकता है वो डॉल्स पसंद कर ले एंड दैट्स ऑल ओके। हो सकता है वो गन्स और कार्स पसंद कर ले और हो सकता है वो बाइक चलाए पापा की, उसमें क्या बुराई है? कोई लड़की अगर किसी लड़के को मुक्का मार के आ जाती है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे दंगल में दिखाया है। क्यों? और लड़कों को बताया कि वो इमोशनल हो जाते हैं तो वो कमजोर है। तो आप डिफरेंस यही पे इतनी कम उम्र से ना कि लड़का रो दे तो वीक है और लड़की रोती है तो लड़कियां तो नाजुक होती हैं। तो बचपन से फीड किया हुआ है। तो आपको बचपन से जो सिखाया जाता है ना, जैसे आपको पराठे की आदत है ना, तो अब बड़े होकर जरूरी नहीं है कि पास्ता आपका फेवरेट बन जाने वाला है ना, पराठा ही रहेगा। और पास्ता हमेशा एक स्नैक या ऐसा फूड होगा जो आप कभी कभी खाना पसंद करोगे। तो जो फीड करते हो आप उसी में ग्रो करते हो, वैसे ही आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता है। तो ये अंतर खत्म होने की जरूरत है कि लड़का और लड़की को ढंग से एक बराबर तरीके से राइटफुली तैयार आपको उनको प्रिपेयर करना चाहिए लाइफ के लिए, तभी वो चेंज होगा। तो जैसे आप राइटर है तो आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे इस टॉपिक के बारे में लिखना है, लोगों को बताना है कि एक्चुअली जो है ना
लड़कियां क्या क्या सफर करती है और कई बार सफर करके भी जो है वो कुछ बोल नहीं पाती है। हाँ, तो कभी दिमाग में मैंने है कि लिखना है इस चीज के बारे में? बहुत आया और मैंने लिखा भी है। मैं बहुत सालों से लिख रही हूँ। मैंने एक बुक पब्लिश करी थी, वो भी इसी जुनून में, जब मुझे लगा मेरी आइडेंटिटी खो रही है। मैंने बताया मैं मूव हुई थी यूएस अपने हस्बैंड के लिए, उनकी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। कितने बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं हमेशा, मोस्टली। और इसके पीछे भी बैकलॉग है बहुत सारा कि क्यों ऐसा होता है कि औरतें हस्बैंड के साथ जाती हैं। सबको पता है बेटर अपॉर्चुनिटीज, कितने हस्बैंड चाहते हैं अपनी वाइफ की बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, और फिर ये भी कह दिया जाता है वाइफ की तो इतनी अच्छी नौकरी नहीं है। हर चीज का एक वो है, लड़की की अच्छी नौकरी क्यों नहीं है? क्योंकि सारा फोकस तो था कि तुम बस किसी तरह पढ़ लिख जाओ और शादी के लिए प्रिपेयर हो जाओ, और लड़के के लिए होता है पढ़ लिख जाओ, तुम्हें घर चलाना है। तो उसको एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुमको, यू आर अ प्रोवाइडर। तो वो अपनी करियर के लिए आगे बढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ने में कमजोर भी होता है तो भी पुश किया जाता है कि तुम कुछ तो अपनी लाइफ में बड़ा अचीव कर लो। बाहर चले आते हो तो बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है। जितना प्रोग्रेस करोगे करियर वाइज, वो आप एक अच्छे आदमी की कैटेगरी में आते हो। और एक अच्छी लड़की अच्छी कैटेगरी में आने के लिए ना, उसको सिर्फ कमाना नहीं होता है, उसको घर चलाना आना चाहिए, उसको अच्छी माँ होना चाहिए, उसको अच्छी बहू होना चाहिए, उसको अच्छी ननद होना चाहिए, अच्छी बीवी तो होनी ही चाहिए, और सभ्य होनी चाहिए, ढंग से बैठती हो, ज्यादा नहीं उछलती हो, ढंग के कपड़े पहनती हो, और ढंग के कपड़े जो दूसरे डिसाइड करते हो वो नहीं। ऊंची आवाज में ना बात करती हो, उलझती तो बिल्कुल नहीं हो, आर्ग्यूमेंट्स तो बिल्कुल ना करती हो, और खाना बनाना आता हो। ये सारे फैक्टर्स होते हैं, उस सब में जब चेक मार्क लगता है ना, तो वो एक अच्छी लड़की होती है। एंड फाइनली इट्स अ बोनस इफ शी इज एजुकेटेड, शी कैन अर्न, इट्स अ बोनस, बट इट्स वन ऑफ दोज लिस्टेड थिंग्स जिसको वो अच्छे कैटेगरी में होते हैं। और लड़कों के लिए कमाता अच्छा है, लड़का अच्छा है, शादी करा दो, बस एक पैरामीटर है उनका। और हाँ, अगर वो थोड़ा हंसमुख है तब तो बहुत ही, भैया बहुत अच्छा दामाद है, मतलब हंसमुख है, कितना अच्छा इतना बेसिक लाइफ। हाँ, आइसिंग ऑन द केक, वो हंसमुख है। आई मीन, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, गांव में आप चले जाओ ना, आप एज अ डॉटर जाते हो, इट्स डिफरेंट। एज अ डॉटर इन लॉ गए हो ना, अगर आप हंसते हो, आपका हंसना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आई हैव सीन पीपल, मेरे को क्वेश्चन करने लगते हैं, हंसती बहुत है भैया, जोर से हंसती है, फलाने के बहू हंसती बहुत है, तो उसी में जज कर लिया जाता है। अगर आप पति से लंबे हो गए, थोड़ा झुक के सीख जाओ, हील्स ना पहनो। आपने कभी लड़कों के लिए सब सुना है कि तुम अपने पत्नी से मोटे हो, जब ढंग से रहो? नहीं, लड़कियों को होता है पतली रहो, नहीं तो शादी नहीं होगी, नाटी हो तुम। ये सारे टैग्स लड़कों के भी कुछ कुछ है, मैं नहीं कह रही कि नहीं है, बट उनको उन पैरामीटर्स को देखना ही नहीं पड़ता डे टू डे लाइफ में। और लिखने की बात तो मैंने तो बहुत लिखा है। मैं मोस्टली लिखती हूँ तो स्ट्रेंथ पे लिखती हूँ, वुमेन पे लिखती हूँ, क्योंकि मैं फील करती हूँ वो क्या सफर करती है। वो बच्चों पे लिखती हूँ, मैं समाज के बारे में लिखती हूँ। और मेरी पहली किताब भी उसी उसमें आई थी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं बहुत कम उम्र से मुझे माँ बनने का बहुत शौक था। मुझे था कि मेरा एक बच्चा हो, मैं बहुत प्यार करूँ, बहुत अच्छी माँ साबित हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि आप अच्छे तो होते ही हो, हर माँ अच्छी होती है, अपना बेस्ट देती है, एक्सेप्शंस को हटा के। जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं बहुत आपको कम मिलेंगे, पर अपनी तरफ से माएँ बेस्ट देने की कोशिश करती, कितना भी सफर रहेंगे बच्चों के लिए बेस्ट ही करती हैं। लेकिन एक आइडेंटिटी हर एक, जैसे हर लड़की का सपना नहीं होता ना, मैं एक दिन बड़ी होंगी और मैं किचन संभालूंगी, मैं एक दिन बड़ी होगी ना झाड़ू पोछा लगाऊंगी, बहुत मजा आ जाएगा, सब तारीफ कर। ऐसे किसी के एम्बिशन नहीं होते हैं। इट्स मेड, बोला जाता है, ये मैंडेटरी है, इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये काम सबको आने चाहिए, ये एम्बिशन नहीं होता लेकिन किसी का। तो लड़कियां, मैं टीचिंग में हूँ, लड़कियां, मैं भी किसी के लिए कुछ करना चाहती थी। वाई आई लाइक दिस प्रोफेशन? बिकॉज आप बहुत कुछ सिखा सकते हो। जैसे आप लेखनी से बहुत कुछ बता सकते हो ना, आप एज अ टीचर बहुत कुछ सिखा सकते हो। इसलिए मुझे प्रोफेशन भी बहुत पसंद है कि आप एक जनरेशन को बना रहे हो।
आपके जो कमिंग जनरेशन है, जो आपसे सीख रहे हैं ना, वो दे आर लुकिंग अप टू यू, दे नो व्हाट यू आर डूइंग। तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। बच्चे जो ना, बच्चों का क्रश क्यों हो जाती है टीचर्स, उनको बहुत आइडियल लगती है। कई बार लड़कों के लिए ब्यूटी स्टैंड्स हो जाते हैं कि उनको फलानी टीचर, तो एक साइकी है वो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लड़कों के लिए फीमेल टीचर से वो क्यों अट्रैक्ट होती है, और लड़कियों वाइस वर्सा, दोनों जेंडर्स का अलग अलग है थोड़ा बहुत। बट ये जरूरी है इस बारे में बात करना, क्योंकि जिस चीज की बात नहीं होती है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आता। जैसे हमारे यहाँ ट्रांस है, सदियों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, फॉरएवर। जब से एक औरत है, जब से एक आदमी है, तब से ट्रांस है, तब से यूनक्स है, लेकिन हम उन्हें काउंट ही नहीं करते हैं। आज की डेट में हमने सालों साल उन्हें काउंट नहीं किया। ब्रिटिश एम्पायर आया, उसने ऐसे ऐसे बताया ये फॉरबिडन है, ये गलत है, ये ऐसा है वैसा है, क्योंकि उनके यहाँ जो भी है उनकी अपनी, उनके धर्म में है या उनके कल्चर में है, और हम कहते हैं हम अपने धर्म को अपना रहे हैं। आज की डेट में आज लड़के अगर अपने आप को गे कह दे, लड़के अपने आप को लेस्बियन कह दे, तो कहते हैं फिरंगियों का कल्चर हम अपना रही है। फिरंगियों का नहीं है, ये कल्चर की बात ही नहीं है। दिस इज समथिंग सो नेचुरल। अब जैसे हमारे यहाँ कितने पुराने ऐसे स्ट्रक्चर्स है, मंदिर है, जिसमें आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स, यानी कि वो सदियों से, आप ये उठा के देख लीजिए, महाभारत उठा के देख लीजिए, आप महादेव उठा के देख लीजिए, ये सब में आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे आदमी और औरत के। यस, उनका जो दायरा है वो बहुत कम है, वो नंबर्स में कम मिलेंगे, बट उसके बारे में सालों साल इतनी बात नहीं हुई, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो क्या होता है, अब वो एकदम से नया लगने लगा है लोगों को, और फॉरबिडन भी लगने लगा है, और अब हम बहुत आसानी से कह देते हैं ये दूसरों का कल्चर है। तो एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, हाउ कैन दिस बी नॉट योर कल्चर? इट शुड बी ओके, आई थिंक, कि आप खुद को अपना रहे हो। कल्चर तो आप तब खराब कर रहे हो ना जब अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हो। और एक ही बार रेप नहीं होता है, अभी कितने केसेस होते हैं, सालों साल लग जाते हैं और भूल जाती हैं औरतें बुढ़ापे तक आते आते कि उनके साथ किसी ने क्या किया था। वो बार बार बंदा उसी गांव में दोबारा रहता है, दोबारा अटैक करता है। शहर में होता है, आप कोई केस हो, जब तक वो जेल नहीं जाएगा, और जेल में चला भी क्या वापस आएगा, अगले दिन तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा होगा, तुमको उठा के चला जाएगा। आपको पता ही होगा, डेली केसेस आते हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। अभी न्यूज उठा लो, कोई लड़के ने पहले कुछ अटैक किया था, पूरा घर जला के चला गया। ये चीज यहाँ नहीं है, आपको पता है। आप एक पुलिस को कॉल करिए, आपका केस भी चल रहा हो, वर्डिक्ट तो आया हो या नहीं आया हो, इफ देयर इज एन असॉल्ट हैपन, पुलिस आपको वो सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि मैंने किया है यहाँ पे, इसलिए मैं, ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो आपको प्रोवाइड करती है कि इतने टाइम तक आपको वो, आपने जो जिसको अक्यूज किया है, अगर यस वो वर्डिक्ट में नहीं आया है कि वो अक्यूज कन्विक्ट हुआ है कि नहीं, फिर भी वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि आप थ्रेटेंड फील ना करें, कि वो आपका अटैक नहीं कर सकता लॉफुली। एकदम महाई वैसा होगा, धुरंधर होगा, क्रिमिनल टाइप का, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला, वो आ जाएगा, यस उसको फर्क नहीं, वो 3 बार जेल जाए, 4 बार जाए। लेकिन जो थोड़ा सा भी डरते हैं ना, थोड़ा सा भी, वो नहीं करेंगे। फिर वर्डिक्ट आने के बाद भी ऐसा नहीं कि उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन उनकी भी कुछ सजा होती है। आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वहां नहीं जा सकते। तो ये सेफ्टी कहाँ है इंडिया में? एंड इसीलिए मैं इस बारे में बात करती हूँ, और मैं करना चाहती हूँ, लोगों को पता होना चाहिए कि अभी आप ना सर्वे उठाएंगे ना, यूएस बहुत टॉप में आता है रेप केसेस के मामले में। पर मैं इतने साल रही हूँ, मैंने झुंड देखा होगा लड़कों का, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने विसल किया और somebody made me uncomfortable. Yes, there are rape cases. इंडिया में भी रेप केसेस हैं, बट कितने रजिस्टर होते हैं? कितने ही होते हैं? हार्डली होते हैं। बाकियों को तो डरा धमका दिया जाता है, कुछ को तो माँ बाप ही कह देते हैं भैया इज्जत हमारी खतरे में हो जाएगी, और सच ही है, क्योंकि विक्टिम जो होता है ना, वो ही नहीं रह पाता समाज में, बाकी तो बेबाक होकर सब घूमते हैं। एक कोई असली केस भी होगा ना, लड़का कह देगा मेरी क्या गलती, तो लड़की ऐसी है। नेता का लड़का निकल गया, नेता का भाई का बेटा का, चाचा का, ताऊ का बेटा निकल गया,
कोई भी पावर में है बंदा तो वो बच गया, रिच है बच गया, आदमी है तो भी वो बच गया। बहुत कम है जो फंसते हैं। और हम आए दिन बोलते रहते हैं कि लड़के सफर कर रहे हैं। यस, लड़के कुछ सफर कर रहे हैं, पर टॉक अबाउट द विमेन जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं केस। आपको पता है हरियाणा के केस में 0, आपने वो सत्यमेव जयते में आया था, आंकड़ों में 0 है उनके क्राइम रेट्स। एंड एवरीबडी नोज व्हाट हैपेंस इन हरियाणा, राजस्थान कितना होता है, एवरीबडी नोज। तो आपको जब मुंह बंद कर दिया जाएगा तो क्या करोगे? तो जब मैं बचपन की अपनी बात कर रही हूँ, किसी को नहीं पता चल पाया कुछ हुआ तो। बड़ी हो गई जब तक मैंने अपने मुंह से नहीं बोला है, और बहुत धीमे धीमे, क्योंकि मैं देखती थी लोग सफर कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है ये फलाना इंसान कुछ कर सकता है। नहीं होता ना, अपने दोस्तों को समझाते संभालते संभालते आपके मुंह से बात निकलती है, आपको वो हिंट्स मिल रहे होते हैं कि दिस इज गोइंग टू हैपन, समथिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक दिस। देन व्हेन यू केयर फॉर पीपल यू गाइड देम, एंड दैट्स हाउ आई आल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माय साइड की सिचुएशंस। अदरवाइज आपको सब चुप ही करा देते हैं। और वैसे तो बच्चों की इतनी वोकैबुलरी ही नहीं डेवलप होती है। आपको वही जैसे मैंने कहा था ना, बच्चों को डरा दो, डंडा मार देंगे, बंद कर देंगे कमरे में। अगर बच्चों को अपने जान की बात बोल दी है ना, और इमेजिन करो जो सिक पीपल होते हैं ना, इट्स नॉट अ थिंग फॉर देम, दे टॉर्चर देम। एंड बच्चों के ऊपर भी इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। जब बड़ों पर पड़ता है तो बच्चों पे तो बहुत ही पड़ता है। तो वो चुप हो जाते हैं, वो या तो लड़ना सीख जाते हैं या वो सहना बहुत सीख जाते हैं। आपको लगता है कि एज अ वुमेन जो है इंडिया में या चाहे बाहर भी, तो लड़कियों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, फिर चाहे वो मैरिज हो, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, बच्चे होने के बाद, मतलब जब तक लाइफ है तब तक उन्हें सफर करना पड़ता है किसी ना किसी चीज से, चाहे वो सेफ्टी को लेकर हो, चाहे वो लाइवलीहुड को लेकर हो, या फिर आपके जो है अपने पहनावे को लेकर हो। मतलब हर चीज में सफर करना पड़ता है, जज किया जाता है उन्हें। हाँ, सफरिंग्स ना कई बार हमारे हाथ में भी है, कई बार नहीं भी है। जहां जहां पे ये हम बोलेंगे कि औरतों को ये नहीं करना है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो सोसाइटी गिरती चली जाएगी, वो ऊपर नहीं आ सकती। बच्चे तो तुम औरतों से ही पैदा कराओगे, लेकिन हाँ, आदमियों को बस चले तो आदमी कर लेते हैं। औरतों को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देम। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो उनके लिए औरतें बहुत जरूरी है। किस लिए? उनको सर्व करने के लिए, बी इट देयर फॉर सेक्सुअल नीड्स, बी फॉर टेकिंग केयर ऑफ देम, देयर फैमिली मेंबर्स, बच्चों का भरण पोषण करने के लिए। लेकिन जो अंतर हर जगह ही है, बट फिर भी वेस्टर्न कंट्रीज बहुत इस चीज में तो आगे निकल चुके हैं कि औरतों का हक है, राइट है। इंडिया में आज भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में भी बहुत स्ट्रगल है। मैं ये पूछ रही थी, आपको लगा है कि इन बीते कुछ सालों में जो है ट्रांस कम्युनिटी या LGBTQI+ कम्युनिटी जो है, इनकी संख्या में एकदम से इजाफा हुआ है? लोग खुल के बोलने लगे हैं कि जो है मैं लेस्बियन हूँ या मैं गे हूँ या फिर समथिंग लाइक की। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ इंडिया की भी बात कर सकते हैं, कनाडा की बात करते हैं, दोनों जगह पे इजाफा कुछ नहीं हुआ है। जैसे जब कोई पैदा होता है ना, आपको उसके बारे में आप जेंटल्स देख के डॉक्टर बताते हैं कि ये क्या है, ठीक है, और तो उसमें थर्ड जेंडर भी आ जाता है। लेकिन जब हम बाकी LGBTQ कम्युनिटी मेंबर्स की बात करते हैं, जो कि और भी उसकी में है, जो कि सिर्फ जेनिटल से नहीं, इसीलिए इसको सेक्सुअल ओरिएंटेशन बोला जाता है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है। तो ऐसा नहीं कि वो इंक्रीज हो गए हैं नंबर्स, बट ये फैक्ट है कि लोग अब अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, पीपल डोंट लाइक इट। लड़कों को बताया जाता है तो रोना नहीं है तुम्हें, तो हमारे तो वैसे भी एक्सप्रेशन की तो वैल्यू कभी रही नहीं है। ऑन पेपर्स डॉक्यूमेंट में ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री की वजह से हमारा जरूर है। हम न्यूज़पेपर में अपनी कुछ भी बोल सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दे सकते हैं, उन सब की फ्रीडम है हमारे पास। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम नेताओं को कुछ भी कह सकते हैं, बट हम चाहते क्या है उसको हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो प्रॉब्लम है। सो अब लोगों में करेज है। इट्स नॉट कि उनके नंबर्स बढ़ गए, इट्स जस्ट दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर क्लोजेट्स। एंड बहुत सारे अभी भी नहीं है, क्योंकि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, उनको घर वाले निकाल देते हैं।
Most of the trans people anywhere in the world, India maybe, and I'm not talking about any of the countries which are extremely orthodox, backward, क्योंकि वहां पे तो मार ही देते हैं. हमारे अभी भी कुछ साल पहले डिस्क्रिमिनाइज हुआ है, बट अभी उनके राइट्स नहीं है. बट नाउ दे हैव द करेज टू स्पीक अप, टू ड्रेस अप द वे दे वांट. बट जज तो करते ही उन्हें, और किसी को नहीं पसंद है कि उनको बॉयकॉट कर दिया जाए. तो इसलिए कुछ हिम्मत कर पाते, कुछ नहीं कर पाते. तो जब लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन ही नहीं पसंद है. कोई लड़का ये बताए कि वो कितना इमोशनल है, एक्सप्रेस करे वो रोने के थ्रू, उसको कमजोर बता देते हैं. लड़की अगर एक्सप्रेस करे कि उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं, परेशान करते हैं, तो वो बेकार है, उसे एडजस्ट करना नहीं आता. तो हम सीधा नहीं बोलते हैं, हम ए को ए नहीं बोलते, हम ए को बी बोलते हैं. अगर कोई बता, घुमा फिरा के बोलेंगे. हम लड़की बता रही है वो कितना सफर कर रही है, और उसको बोलते तुम्हें एडजस्टमेंट नहीं आता करना, ये तो आम बात है. तो हम आम बात होती ना उसको अपनाते हैं, सच बात को अपनाना नहीं पसंद करते हैं. इसीलिए चाहे रेप केसेस हो, मोलेस्टेशन हो, वो हमारे लिए आम बात है. आम बात क्या नहीं है पता है? एलिमनी. इतनी बड़ी बात हो रखी है इंडिया में, एज इफ सबको एलिमनी मिली जा रही है बहुत आराम से. ऐसा न्यूज में इतना केसेस हाईलाइट होते हैं. सुभाष का एक केस हुआ था. यस, कोई बहुत बुरा ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत अच्छी चीज हुई उसके साथ, ठीक है, बुरा हुआ, उसने सफर किया, पर कितने केसेस ऐसे आप देखते हो. हम रजिस्टर्ड केसेस की बात कर रहे ना, उनके ही आंकड़ों की बात कर रहे, कितने केसेस होते हैं जिससे सुसाइड कर लिया. और पैसे ही की बात है ना, आप उस ट्रॉमा की बात क्यों नहीं करते हैं जो रोजमर्रा में बहुत सारे लोग जीते हैं. Alimony is a big thing for someone who cannot afford. But alimony 100% क्यों wrong है? अगर आपके बच्चे हैं, हमारे यहाँ या बाप के पास बच्चे रहते हैं, ज्यादातर माओ के पास रहते हैं. इंटरनेशनली यही है कि बच्चों माओ को दिए जाते हैं. थंब रूल कनाडा में अगर मैं बोलूँ तो बच्चे बराबर से दिए जाते हैं, पर बहुत सारे लोग माओ को ही दे देते हैं कि माएँ संभाले, माओ का काम है. तो जब आपने दो लोगों ने बच्चे पैदा किए हैं, तो क्यों एक ही जिम्मेदारी उठाएगा? और सिर्फ प्यार से बच्चे नहीं पढ़ते, उनके लिए सामान लाना पड़ता है, उनको खाना पीना, नौकरी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है, कॉलेज की फीस सब कुछ होता है. तो एलिमनी देने में तो लोगों को बहुत इशू आते हैं. आपकी मैं उम्र नहीं जानती मीरा, पर मैं अब जिस एज में हूँ, मैंने अपने आंखों से देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है. और ये मेरा पहला और यूनिक एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस. डाउरी इज अ थिंग विच वी डू नॉट टॉक अबाउट. व्हाई? हमने कहा ना, घुमा फिरा के हम डाउरी को गिफ्ट बता देते हैं कि मम्मी पापा ने गिफ्ट दिया है. कार तो बेटी को मन था, बेटे को दामाद जी को मन था. बेड तो हम उसके कंफर्ट के लिए दे रहे हैं, ज्वेलरी तो हम उसको पहनने के लिए दे रहे हैं, जो कि वो रखेगी भी नहीं. रखेगी तो सास अपनी तिजोरी, क्योंकि वो बच्चा तो संभाल लेगी, पर वो जेवर नहीं संभाल सकती है. तो हमें घुमा के कहने की आदत है. बट एलिमनी एक ऐसी चीज है कि उसको इतना बड़ा क्लाउड बना दिया है कि बाकी सारी चीजें उसके पीछे छुप जाती है. कितने लोग एलिमनी, हम म्यूजिक इंडस्ट्री में है, कोई फिल्म इंडस्ट्री में है, कोई क्रिकेटर है, हम उनकी बात कर रहे हैं एलिमनी को लेकर. दे हैव दैट मच ऑफ मनी. वो उसमें से थोड़ा सा अगर अपने पार्टनर को देते हैं, और वो क्यों देते हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, दे आर नॉट अफेक्टिंग योर हाउस होल्ड. पहली चीज. और सफर किसी को नहीं करना चाहिए, बी इट अ मैन और अ वुमन. बट एलिमनी के लिए लोग जितना बोलने लगे, हमारे यहाँ इलीगल होने के बाद भी आज भी डाउरी एग्जिस्ट करती है. और एलिमनी आपको कोर्ट तय करेगी आपको कितना देना चाहिए, कितना नहीं. और कोर्ट भी अंधी नहीं है, देती है, और कितनी बार रिजेक्ट करती है. और एलिमनी तक तो पहुंचते पहुंचते न जाने मेरे जानने में कितनी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनका 10 साल हो गए अलग हैं, केस ही नहीं आगे बढ़ रहा है. तो एलिमनी तक कितने लोग पहुंच पाते हैं और कितनों को मिलती है और क्या सीन होता है, हर एक का एक केस अलग है. मेरा आपको एक और क्वेश्चन था कि बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज लड़की की लाइफ कितनी चेंज हो जाती है आपके पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आपने दोनों लाइफ जिए. टॉस देखा है आपने करके कभी? हेड्स एंड टेल्स उतनी बदलती है.
अंतर बस ये रहता है कि आपका फर्स्ट नेम वही रहता है, आपकी शक्ल सूरत वही रहती है, बाकी कुछ भी नहीं सेम रहता। जैसे सिक्का सिक्का ही रहता है ना, वैसे लड़की लड़की रहती है, बस लाइफ एकदम फ्लिप हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छी चीजें भी हैं शादियों में, ऐसा नहीं कि बुराई है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। आपको अगर अच्छा घर मिलता है, प्यार मिलता है, आपको सपोर्ट करने वाला एक पार्टनर मिलता है, और इन लॉज मिलते हैं, आपको 1 से 2 खानदान होते हैं जो आपके सपोर्ट में आ सकते हैं। बट ऑनेस्टली बहुत सारे घरों में ये सिर्फ एक स्कैम है कि शादी हो जाएगी ना तो तुमको प्यार करने वाला मिल जाएगा। शादी से प्यार करने वाला नहीं मिलता, और वैसे भी प्यार करने वाला मिलता है तो माँ बाप शादी की कहाँ करने देते। तो प्यार तो कभी भी एजेंडा नहीं होता शादी का कभी भी नहीं। अभी लड़का बता दे मुझे फलानी लड़की से शादी करना है, वो प्रॉब्लम है। तो प्यार इज नॉट द मेन थिंग जिसके लिए लोग शादी में जाते हैं, अगर वो अरेंज मैरिज है तो। नहीं तो लव मैरिजेस बहुत होती है हमारे यहाँ। अरेंज मैरिज इसलिए होती है क्योंकि उसमें मनी का रोल होता है, डाउरी का रोल होता है। मेरे के कुछ एक फ्रेंड्स रहे हैं जिन्होंने लव मैरिज करी, उन्होंने भी डाउरी दिया, बट वो यही बोलते हैं कई बारी, लव मैरिज करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, ऐसे हम अरेंज मैरिज में बहू तो पैसा लेके आएगी और कई कई साल तक देगी, ये होता है। तो मनी का गेम बहुत रियलिटी है, ये हमारे समाज, ये रियलिटी है। और आप अभी लड़कों की शादी का भी बात बोलना जरूरी है। लड़कों की लाइफ में कितना डिफरेंस आता है। लड़कियों के लिए तो एक्चुअली सभी बोलते हैं और थोड़ा बहुत बोलते हैं, लेकिन लड़कों को लगता है बेचारे वो साइड लाइन हो जाते हैं, उनके स्ट्रगल्स के बारे में कोई बात नहीं करता। तो थोड़ा सा मैं भी लड़कों के स्ट्रगल के बारे में बोलना चाहूंगी कि लड़के क्या स्ट्रगल करते हैं पता है। वो नौकरी करते हैं, घर आते हैं और आराम से बैठते हैं। शादी के बाद नौकरी करते हैं, घर आते हैं, उनको हाथ में चाय भी आती है। पहले माँ देती थी, अभी भी आती है। तो अभी चेंज कुछ खास नहीं हुआ है। चेंज ये होता है कि जब फैमिली बढ़ती है तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। यस, दे वर्क हार्डर बिकॉज दे आर मेड प्रोवाइडर्स। उनको बताया गया तुम प्रोवाइडर हो, पर सब नहीं प्रोवाइडर्स होते हैं। बहुत सारे घरों में दारू पी के भी दंगा करने वाले लोग हैं। कई लोग बीवी के पैसे से भी खाते हैं और बोलते हैं कि वो आदमी हेड ऑफ द मेंबर है, हेड ऑफ द फैमिली है। तो वो सारे फैक्टर्स हैं कि उनको बच्चों की जिम्मेदारी, स्कूल, ये सारी चीजें करनी पड़ती है, उनको घर संभालना पड़ता है। लेकिन लड़कियों के साथ क्या होता है ना, उनको लड़के बीवी संभालते हैं, उनके खर्चे निपटाने, माँ बाप को भी संभालना है, एजिंग पेरेंट्स को, बच्चे हैं फ्यूचर में तो उनके लिए भी जोड़ना है। ये है उनके लिए चैलेंजेस। औरतों के लिए चैलेंजेस क्या है, जिनको बता दिया जाता है चैलेंजेस नहीं है, मान के रखना वो चैलेंजेस नहीं है, वो तो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। तो लड़की को खाना बनाना नहीं आता तो पहले तो ताने झेलना सीख ले वो, और अगर आता भी है तो इन लॉज को कितना पसंद आता है और उनकी कस्टम डिमांड्स के हिसाब से वो कितना फिट इन होती है। वो क्या पहनती है, क्या ओढ़ती है, वो भी वो तय नहीं करती है। जो पहनना है वो तुम जब घूमने जाओगे तब पहनना। तो वो शौक तो पहले ही मर गए। उसकी हॉबीज क्या है, शादी के बाद हॉबी की क्या जरूरत है, घर के काम इतने होते हैं, आप बच्चे पाल लो, काम कर लो घर के। बहुत ज्यादा समय है तुम्हारे पास, बहुत ज्यादा समय तो हमारे साथ बैठ के बातें करो। और बातें क्या करोगे, बच्चे को पैदा कर रहे हो, एक हो गया तो दूसरा, दूसरा हो गया तो तीसरा कब कर रहे हो। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस में ना ये अंतर होता है लड़कियों के चेंज होने में लाइफ में। आप बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हो, लड़के के साथ सेटल होना है, अपनी नौकरी छोड़ के बैठ जाओ। लड़का नहीं आएगा आपके शहर, आपको लड़के के शहर जाना। सेम शहर है, लड़के को अपॉर्चुनिटी मिली, ओके यूएस जा रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, लड़की लात मार के लड़की को जाना पड़ता है। कितने लोग यूएस में आपको पता है डिपेंडेंट वीजा पे हैं, औरतें इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है ना, नौकरी के लिए करना चाहती है, नहीं कर पाती है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, कोई बैंक में है, कोई लेक्चरर थी, कोई पीएचडी है, दे आर नॉट एबल टू वर्क। क्यों? क्योंकि वहां का वीजा इश्यूज ऐसे हैं, बट उनके हस्बैंड काम कर रहे हैं इसलिए वो है वहां पे। तो लड़कियां बहुत सैक्रिफाइस करती हैं बच्चों की वजह से। अभी हस्बैंड को बैचलर पार्टी में जाना होगा, मैं जा रहा, बैचलर पार्टी भी छोड़ दो तो चलो फिल्मी हो गया मान लो, अगर मेरे लखनऊ वालों ने तो नहीं सुना इतना,
मैंने भी टीवी में ही सुना। लेकिन लड़की को जाना, मेरा मम्मी कोई दोस्त आया है, बाइक पे बैठे निकल गए, कब आ रहे हैं, मैं देर से आऊंगा। ये लड़कियों का कितना होता है, कितना होता है लड़कियों का। और शादी के बाद तो पूछो ही मत। लड़कों के दोस्त कभी खत्म नहीं होते, कम हो सकते हैं, इनफैक्ट दे कैन ऐड ऑन, क्योंकि फिर ऑफिस वाले ऐड हो जाते हैं उसके, उनके जहां जहां जॉब करेंगे वो ऐड हो जाएंगे, कॉलेज वाले ऐड उनके लिस्ट में होते हैं। लड़कियों के लिए कहा जाता है उनको दोस्त की क्या जरूरत है, उनके लिए तो भाभियां है ना कितनी सारी, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। पर जरूरत सबको होती है, बस उसे छीन लिया जाता है दूसरे नाम दे देगी। सो इतना बड़ा अंतर आता है लाइफ में लड़कियों के। तो यहाँ से इंडिया से लेके फिर कनाडा में शिफ्ट होना, फिर वहां पे जॉब ढूंढना, कितना टफ रहा है ये सारा चीज? बहुत टफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं भी एक टफ फेज से गुजर रही थी और अभी भी गुजर रही हूँ। तो जब मैं थी और मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, मुझे बताया गया कि मैं इस जगह पे अप्लाई कर लूँ, इस जगह पे अप्लाई कर लूँ, पर मेरे लिए टफ ये रहा, मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया अपनी लाइफ में, डिवोर्स का। क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया तो मुझे मालूम था कि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टैबू है। Coming from a place where women are not supposed to take decisions, and when a woman takes a big decision, no one likes it. वो चाहते हैं, भले वो कहते हैं कि वो भलाई के लिए कह रहे हैं, पर असली में भलाई क्या होती है? भलाई, मैं इतना जानती हूँ, भलाई वो तो नहीं होती है जो आपकी रिस्पेक्ट छीन ले, जो आपको ट्रॉमा दे दे और उसमें आप रहना, आप किसी को इंसिस्ट करते हो रहना बार बार, वो आप उसकी भलाई के लिए नहीं कह रहे हो। यस, मैरिड लाइफ में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, अगर आपका हस्बैंड फॉरेन में काम करता है तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं, बट क्या मनी ही एक बड़ी चीज है जिसके लिए आपको हर चीज झेलनी चाहिए? वैसे तो वुमेन को गोल्ड डिगर्स का नाम दे दिया गया है, तो मुझे नहीं पता वुमेन को जब गोल्ड डिगर्स कहते हैं एक्चुअली वो कहाँ से डिग करती है। 2 कमरे के मकान में कोई रहता है, जब एक औरत आती है बहुत सारा पैसा लेकर, कैश देकर, गाड़ी लेकर, लड़के का घर बहुत बड़ा हो जाता है, ऑल ऑफ अ सडन जेवर लेकर आती है जो कभी पहन नहीं पाती, ओकेजनली उसको परमिशन लेकर पहनना होता है। तो गोल्ड डिग उसने कब किया मैं नहीं जानती, बट हाँ एलिमनी मांग लेती तो गोल्ड डिगर हो जाती है। लेकिन जो सालों से वो लड़के देख रहे हैं ना कि फलानी पार्टी बहुत हमें, हमारे लड़के को, आपने कभी सुना है कि नहीं? मैंने बहुत कॉमनली सुना है कि हमारे बेटे ने तो ना इंजीनियरिंग करी है, इतना तो उसका रेट बनता है, वो ये बोलते हैं इतना रेट बनता है। आपने यूपी बिहार में ना आपको सिविल सर्विसेज में बहुत बंदे मिलेंगे, सिविल सर्वेंट्स, और अगर आप सिविल सर्वेंट हो गए ना, आपकी जो वक्त है लड़के की वो करोड़ में है, वो करोड़ के नीचे बात नहीं करेंगे। वो तो चलो सिविल सर्वेंट्स को भूल जाओ, आपका लड़का कुछ भी करता है ढंग का, डॉक्टर हो गया तो भी कि फलानी पार्टी तो इतना सारा पैसा देने को तैयार है। मेरे घर पे एक आए थे, उन्होंने बिल्कुल रेट चार्ट दिया था कि प्लेट का ये रेट होना चाहिए, गाड़ी ये ब्रांड नहीं, ये ब्रांड कंपनी की होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कपड़े ये नहीं इस ब्रांड्स के होने चाहिए, वॉचेस होनी चाहिए। इस तरह की बातें होती है शादियों में। लकी जो ये नहीं फेस करते, बट सबके अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए सब बहुत कॉमनली हर घर में होता है। जिनका बाइक का होता है वो बाइक में हमें इतनी नहीं इतनी चाहिए, इतनी नहीं उतनी चाहिए। आपको जो जेवर मिलते हैं ससुराल से, आप ही से कैश लेकर आप ही को थोड़े जेवर दे दिए जाते हैं। और गोल्ड डिगर्स हम हैं, औरतें। आपने एक कविता संग्रह लिखा था एकाकी के ऊपर में, तो आपने वो क्या सोच के लिखा था, और जब आप वो लिख रही थी तो क्या क्या थॉट्स थे आपके दिमाग में? मैंने ना एक्चुअली कॉलेज डेज से लिखना शुरू किया था, और एकाकी के ऊपर में कविता संग्रह, बहुत सारी कविताएं हैं उसमें, और हर इंसान वो ही लिखता है जो उसके मन में होता है, और उसके मन में वो होता है जो अपने आसपास इर्द गिर्द देख रहा होता है।
तो मैंने जो भी अपने सराउंडिंग में महसूस किया उसमें मैं वुमेन पे बहुत लिखती हूँ, वुमेन की स्ट्रेंथ पे बहुत लिखती हूँ, इस इमोशन पे बहुत लिखती हूँ कि वुमेन को स्ट्रांग होना चाहिए। मैं सबमिसिव रही हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत अपनी लाइफ में, पर मेरे अंदर एक स्पार्क हमेशा से था कि क्या गलत है और क्या सही है, एंड आई नीड टू स्पीक अप एंड एवरीवन नीड्स टू स्पीक अप इफ समथिंग इज रॉन्ग व्हिच इज गोइंग ऑन। मैंने टेररिज्म पे भी लिखा, मैंने बहुत सारी चीजों पे, दर्द पे लिखा है, प्यार पे बहुत कम लिखा है क्योंकि प्यार में ऐसे पढ़ी नहीं मैं, मतलब आई और उसको पुश अवे करना पड़ता है, आपको एक्सेप्ट भी नहीं करना होता है ना प्यार को, तो क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहुत सारे इमोशन पे लिखा क्योंकि वो फील करते हैं। आप जब राइटर होते हैं ना, आपके अंदर आप सेंसिटिविटी बहुत होती है आपके अंदर, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, वो एक अलग बात है, वो तो एक है ही। आप किसी को देखते भी ना, आप उनका दर्द भी समझते। तो मैंने उनको सोचकर भी, उनको देखकर भी ये सारी चीजें, जैसे टेररिज्म पे लिखा, मेरे घर पे कोई बॉम्ब नहीं गिरा है, बट आई नो व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू, वो सेंसिटिविटी होती है, वो सोच के कई चीजें लिखी मैंने। और कैसे औरतें स्ट्रगल करती हैं उस पे लिखा है। जब मैंने पब्लिश कराई थी तो 2018 में मैंने पब्लिश करी है। मेरा बेटा सिर्फ 2 महीने का था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पब्लिशिंग दिस। सो मैं रात को जगती थी मिडनाइट पे, क्योंकि इंडिया से मैं कोऑर्डिनेट कर रही थी किसी से, तो बाथरूम में जाके कॉल लेती थी कई बार ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो जाएं, किसी की नींद खराब ना हो। फिर मुझे था मैं कवि सम्मेलन करूं, मैं अपनी इन चीज़ों को आगे लाना चाहती थी। मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैं वर्ड्स में इतना पहले नहीं बोलती थी, मैं कविता के फॉर्म में, आर्ट के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करती हूँ, अब तो बोलती भी हूँ। तो सबका अपना अपना तरीका होता है एक्सप्रेस करने का, एंड आई डू वांट टू एक्सप्रेस थिंग्स बिकॉज इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। कि आप क्या फील करते हो लोगों को मालूम होना चाहिए, नॉट एज अ पर्सन आप क्या फील करते हो, बट व्हाई नॉट, सभी तो एक्सप्रेस कर रहे हैं और करना चाहिए सही और गलत को। तो वो मेरी पहली थी। उसके बाद मैंने कुछ और भी किया, बहुत सारे ऑथर्स के साथ कंबाइंड होके भी मैंने 3-4 किताबें मेरी पब्लिश हुई है, एक शॉर्ट स्टोरी भी हुई है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप ना महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आपकी लाइफ रही है 360 डिग्री टर्न हो गई, पहले इंडिया से, देन यूएस, फिर कनाडा, एंड उन सबको अकेले मैनेज करना, तो कितना, मतलब इतनी सारी लाइफ के स्ट्रगल झेलने के बाद, तो आप महिलाओं को क्या एक स्पेशल मैसेज अपनी साइड से देना चाहेंगे? मैं वुमेन को एक मैसेज ये देना चाहूंगी, पहली चीज उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिंदगी उन्हें एक बार मिली है, उसको वो जी लें या वेस्ट कर दें। क्योंकि जब आप मरने के कगार पे आएंगे, बुढ़ापे में आएंगे ना, आप फ्लैशबैक करेंगे कि आपने अपनी जिंदगी में किया क्या, अचीव क्या किया। जो घर संभालती है कोई बुरा काम नहीं करती, बहुत अच्छा काम है, लेकिन घर संभालते संभालते, लोगों को, परिवार वालों को संभालते संभालते वो खुद को संभालना ना भूलें, क्योंकि वो फॉर्मूला वो खुद ही दे रही हैं दूसरों को कि आओ हमें ट्रीट कैसे करो। और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगी ना, एक औरत के अंदर अगर हिम्मत नहीं होगी, तो ना वो अपनी बेटी को दे पाएगी हिम्मत, किस मुंह से देगी, और ना वो अपने बेटे को समझा पाएगी कि उसको आदमियों को कैसे ट्रीट करना है। और ये समाज जो गिरता जा रहा है ना, खराब होता जा रहा है, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखें, वो बहुत जरूरी है। अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं तो वो भी जरूरी है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी खुद की इज्जत होगी तभी तुम्हारी कोई और इज्जत कर पाएगा। बाकी सिर्फ परिवार चलाने से कुछ नहीं होता। परिवार चलाने की जिम्मेदारी भी एक औरत की नहीं है, सबकी है बराबर, जो भी उस घर में रहता है हर एक इंसान की है। और ये बात लेकिन औरत को कहनी पड़ेगी, जो कि वो आसानी से नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, बट उसे बार बार ही कहना पड़ेगा। That's all. थैंक यू सो मच प्राची जी, अपने जो है थॉट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपसे आगे दोबारा मुलाकात हुई कि एक्चुअली आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जानने के लिए। सो थैंक यू सो मच फिलहाल के लिए। अभी इसको एंड करते हैं, देन कभी और आपसे जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बहुत सारी बातों पे बोल पाई। इतना अच्छा, मुझे अच्छा लगा एक्चुअली, सच में। हाँ, ये अच्छा लगा। हम होपफुली हम फिर कभी मिलेंगे। या श्योर जरूर। थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू।
तो ये भी हमारे साथ प्राची जी, जिन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें, कुछ इंसाइट्स, कुछ अपने थॉट्स हमारे सामने रखे, लाइफ को लेकर हर चीज के ऊपर अपनी बात करिए। तो आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन देखने के लिए बने रहे बेटी और अम्मा के साथ।